जिस मामले में अरब भी खामोश बैठ गया है और फिलिस्तीन के उस मामले में पूरा अरब खामोश है, ऐसे मामले में फ्रांस ने फिलिस्तीन का साथ दिया है। दोस्तों, आपके सामने मंजर है, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास फ्रांस पहुंचे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से उन्होंने कई मुद्दों पर, खास करके फिलिस्तीन के जो हालात हैं, गाजा के जो हालात हैं, उस पर चर्चा की। कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। सबसे बड़ी सहमति ये कि फिलिस्तीन के लिए फ्रांस साथ मिलकर फिलिस्तीन के वहाँ का जो कानून है, जैसे आप कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे ही वहाँ का कानून बनाएंगे जो देश को चलाने में, फिलिस्तीन को चलाने में आसानी पेश करेगा। वहीं दूसरी तरफ जो बड़ी बात है वो ये कि महमूद अब्बास ने वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, वेस्ट बैंक पर कब्जा किया जा रहा है, उस मुद्दे पर रोशनी डाली। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बहुत बड़ी बात कह दी। सीधा सीधा उन्होंने इजराइल को वार्निंग दे दी कि जो वेस्ट बैंक है वो रेड लाइन है, आप उस पर कब्जा नहीं कर सकते जैसा आप कर रहे हैं, और अगर आपने कब्जा करने की कोशिश की तो वेस्ट यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं फ्रांस के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ रेस्पॉन्स करेंगी। बहरहाल बातें बहुत सारी हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट काफ़ी अहम थे। तो यानी जिस मुद्दे पर, जिस टॉपिक पर तमाम अरब ने मुंह बंद किया हुआ है, आखिरकार उस मुद्दे पर फिलिस्तीन का साथ फ्रांस ने दिया है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी बता दूं कि अभी तक फ्रांस राजी नहीं था कि पेरिस के अंदर, फ्रांस की राजधानी के अंदर जो डिफेंस एग्जीबिशन होने वाला है उसमें इजराइल आए। लेकिन इजराइल के दबाव और बातचीत के बाद फ्रांस राजी हो गया है कि इजराइल डिफेंस एक्सपो में शामिल हो सकता है और अपने हथियार पेरिस में दिखा सकता है। अभी एक ताज़ा अपडेट आया है। इससे पहले के अपडेट में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका गाजा और इजराइल के बॉर्डर पर अपना एक बड़ा मिलिट्री बेस बनाएगा और वहां तैनात होगा। ये एक सीधा बड़ा खतरा है, लेकिन अपडेट ये है कि वहां एक 2000, 4000, 5000 अमेरिकी फौज नहीं, उस बेस पर अमेरिका अपने 10,000 फौजी तैनात करेगा। वहीं इजराइल की तानाशाही की इंतहा हो रही है। हजरात, अब इजराइल बिल लेके आने वाला है कि अगर विदेशी कोई भी मीडिया, कोई भी फ्रांस का, जर्मनी का, ब्रिटेन का, इंडिया का कोई भी मीडिया अगर यहूदियों के लिए ख़तरनाक है या यहूदियों के ख़िलाफ़ है तो हम उसको अपने मुल्क में बंद कर देंगे। वहीं यूनिसेफ ने खुलासा किया है कि 1 मिलियन सिरिंज सुइयां इजराइल ने ब्लॉक कर दी हैं, जो कि बेहद ज़रूरी थी गाज़ा के बच्चों को टीके लगाने के लिए और कई तरह की बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीनेशन करने की ज़रूरत थी। उसके लिए 1 मिलियन सिरिंज की ज़रूरत थी, जिसे इजराइल ने रोक दिया है। बताना चाहूँगा, इराक में वोटिंग जारी है, चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के दौरान भी अमेरिका ने इराक को धमकी दी है कि अपने मुल्क के अंदर ईरान का इन्फ्लुएंस कम करो। दोस्तों, आपको हैरानी होगी, जो इजराइल का 20 सालों से अरबी ज़बान का स्पोक पर्सन था, जो कि अरबी ज़बान में इजराइल की तमाम बातें पेश करता था, दुनिया के सामने रखता था। 20 साल से वो स्पोक पर्सन था, मिलिट्री स्पोक पर्सन अरबी ज़बान का। उसने रिज़ाइन दे दिया है। रिज़ाइन की वजह सामने नहीं है, लेकिन कुछ तो दाल में काला है। इजराइल को झटके पे झटके ऐसे लग रहे हैं, लेकिन इन बातों को मीडिया हाईलाइट नहीं करता है, क्योंकि इजराइल पूरा कंट्रोल कर रहा है। सुनिए, इजराइल का स्ट्रैटेजिक जो मिनिस्टर था, उस व्यक्ति ने भी रिजाइन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है, और वजह भी नहीं पता। हजरात, उधर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने, जो कट्टरवादी बेंजीवीर नेता है, जो आड़ी टेढ़ी और खतरनाक बातें करता है, नरसंहार की बातें करता है, उसको लपेटते हुए, एक्सपोज करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री ऑफ इजराइल ने कहा है कि यह कट्टरवादी यहूदी है, जो कि पूरे मुल्क के लिए और दुनिया के लिए खतरा है। ये बने बनाए काम बिगाड़ रहा है और इसकी हरकतें इजराइल को बदनाम कर रही हैं। ये खतरनाक कट्टरवादी नेता है।
उधर अच्छी खबर यह है कि गाजा के जिस इलाके में फिलिस्तीनी मौजूद हैं, यानी हमास के अंडर वाला जो गाजा है, तस्वीर देखिए, वहां कुछ कुछ इलाकों में नॉर्मलाइजेशन शुरू हो चुका है। मार्केट जैसा माहौल बन गया है। भले ही टूटा फूटा गाजा है, लेकिन ऐसी तस्वीर 2.5 साल बाद सामने आई है। उम्मीद की जा रही है कि फिलिस्तीन और गाजा के अंदर इसी तरह से जल्द हालात नॉर्मल होंगे। वहीं फिलिस्तीन और गाजा के मुद्दे पर जब दुनिया खामोश है, तो नीदरलैंड के लोग फिलिस्तीन के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं। ठीक ऐसे ही ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भी इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। उधर इजराइल को झटके पे झटके तो लगे हैं। अब आप देखिए, ये रही रिपोर्ट ये है कि 2024 में 46,000 जो इजरायली हैं, जो पूरी दुनिया से आए हैं यहूदी इजराइल में रहने के लिए, कितने 46,000, लेकिन लगभग 80,000 इजरायली यहूदी इजराइल छोड़कर गए हैं। यानी जितने आए हैं उससे ज्यादा लगभग चले गए हैं, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। उधर हौथीज ने भी बड़ी राहत दे दी है। हौथीज ने ऐलान कर दिया है कि हमने इजराइल के ऊपर हमला करना बंद कर दिया है और लाल सागर, रेड सी पर भी तमाम शिप पर हमले बंद कर दिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब इजराइल ने जब कहा ही है कि हमने सीज फायर कर लिया है, तो यमन ने एक मौका दिया है कि हम भी हमले रोक रहे हैं। इजराइल का फोकस अब लेबनान है। अगर आप मेरा वीडियो रोज देखते हैं तो आपको ये पता है। जरा इस मंजर को देख लीजिए जो मेरे पीछे चल रहा है। ये जो आग लगी हुई है, ये लेबनान में लगी है। वाइल्ड फायर फैल गई है, जंगल में आग फैल गई है। कैसे? इजराइल ने इतने हमले किए और खतरनाक बड़े हमले किए, जिसकी वजह से जंगल में आग लगी। अब इजराइल की इस हरकत के बाद आग ऐसी लगी कि लेबनान की ऑफिशियल फोर्स हिजबुल्लाह से निमटने के बजाय, इजराइल ने जो कहा था करो ये काम, तो अब इजराइल का काम तो वो कर नहीं पा रही है, बल्कि इजराइल के द्वारा लगाई हुई आग को बुझाने में बिजी है। दोस्तों बता दूं कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी भी ये आग बुझी नहीं है। उधर एक तरफ तो हमलों की वजह से, इजराइल के हमलों की वजह से लेबनान में आग लग गई। इस हमले के बावजूद इजराइल फिर धमकी दे रहा है कि हिजबुल्लाह दोबारा रीबिल्ड हो रहा है, मजबूत हो रहा है। लेबनान के इलाके में उसने हथियार छुपाए हैं, सीरिया के रास्ते वो हथियार हासिल कर रहा है। सीरिया की फौज, इजराइल ने लेबनान की फौज को धमकी दी है कि हिजबुल्लाह को रोको वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन बात करें अब हिजबुल्लाह के ऑफिशियल्स की, तो हिजबुल्लाह के चीफ ने, ये उनका बयान है, उन्होंने साफ कह दिया है कि इजराइल जो हमारे मुल्क लेबनान में एग्रेशन कर रहा है, एग्रेशन दिखा रहा है, हमले कर रहा है, यह हमेशा नहीं चल सकता। एक लिमिट होगी। हम बर्दाश्त कब तक करेंगे? उन्होंने आगे ये भी कहा कि इजराइल जो मांग कर रहा है कि हथियार डाल दें, तो हम हथियार नहीं डालेंगे। दोस्तों सबको पता है कि सीरिया का आज जो राष्ट्रपति है जोलानी, वो अलकायदा का एक खूंखार आतंकी था। और जो 9/11 अमेरिका में जो टावर में धमाका हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उस संगठन का नाम ही अलकायदा है।
तो दोस्तों ये आदमी अल-कायदा से निकला हुआ है जो आज किसी देश का राष्ट्रपति है। फॉक्स न्यूज पर इंटरव्यू दिया। अब एंकर ने उनसे पूछ लिया 9/11 के बारे में, हाँ जी आपका क्या सीन था? तो इसने कहा जोलानी ने कि मैं उस वक्त 19 साल का था, बच्चा था, क्या करना है क्या नहीं करना मुझ में अकल नहीं थी, और मेरे इलाके में अल-कायदा नहीं था, वो बहुत दूर था। और आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुझसे बात की तो मेरा पास्ट नहीं देखा और मेरा पास्ट नहीं उठाया, यानी गोल मोल बातें कर दी साहब ने, और ऊपर से एक तरह से कह भी दिया कि अरे जब डोनाल्ड ट्रंप ने मेरा पास्ट नहीं देखा तो तुम सवाल कैसे कर सकते हो। उधर मेरे दोस्तों जोलानी ने 2-4 बातें अच्छी भी की जिससे मैं राजी हूं कि ठीक है भाई। ये बात जोलानी ने कहा उसी फॉक्स न्यूज की एंकर से कि हम इजराइल से डायरेक्ट जंग चाहते ही नहीं हैं। चलो ठीक है भाई, इतने कैपेबल नहीं हो, नहीं लड़ो। उधर आगे उन्होंने कहा कि 1974 वाला जो बॉर्डर है हम उसको मानते हैं, जिसके अंदर तक घुसकर इजराइल ने आज गोलान हाइट पर भी कब्जा किया और वो कर रहा है। लिहाजा हम डायरेक्ट इजराइल से लड़ना भी नहीं चाहते, ना हम इजराइल से डायरेक्ट बात भी करेंगे। वहीं अमेरिका के अंदर मौजूद जोलानी ने अमेरिका में रहने वाले यहूदी लीडर से भी मुलाकात की। ये तस्वीर देखिए जो कि यूरोप में और मिडिल ईस्ट में वायरल हो चुकी है। उधर ग्रीस जो है इजराइल से उसके एयर डिफेंस खरीदने की बात कर रहा है, क्योंकि ग्रीस के पास पुराने जमाने सोवियत के जमाने के डिफेंस सिस्टम हैं, उनको वो रिप्लेस करना चाहता है इजराइल के खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम से। उधर अखबार में छपा है, इजराइल के अखबार में, द जेरूसलम पोस्ट में, लगाओ भैया स्क्रीन पे, ये देखिए लिखा है कि तुर्की और इजराइल का वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबली ड्रोन ट्रेड पर जंग चल रही है, यानी इजराइल का ड्रोन और तुर्की अपना ड्रोन, दोनों ही देश अपने अपने ड्रोन की ताकत दिखा रहे हैं। और सीरिया के अंदर खास करके तुर्की अपने ड्रोन की ताकत दिखा रहा है और इजराइल के लिए एक चैलेंज बन गया है। वहीं ईरान को बड़ी कामयाबी मिली कि ईरान ने खुद जानकारी दी कि हमारे यहाँ ईरान के अंदर इजरायली स्पाई नेटवर्क और अमेरिकी स्पाई नेटवर्क मिलकर काम कर रहे थे, ऑपरेशन चला रहे थे, जिसके ऑपरेशन को हमने बेकार किया और इससे जुड़े हुए कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लीजिए बात आ गई फिर वही 7 दिन पहले इंटरनेशनल प्राइम टाइम में खोल चुका हूं ये बात मैं। अब ईरान के ऑफिशियल ने कहा है कि पाकिस्तान के ग्वादर के इलाके में अमेरिका अपना एक मिलिट्री बेस खोलना चाहता है, और अगर ये वो कर लेता है तो हमारा जो चाबहार पोर्ट है और जो चाइना की वहाँ मौजूदगी है, इससे दोनों को खतरा है और बिजनेस पर, ट्रेड पर असर पड़ेगा। वहीं ईरान ने यह भी कह दिया कि अमेरिका से हम पीसफुल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो पहले से था वो हम करना चाहते हैं, लेकिन बिना झुके, बिना दबाव में आए, और हम नहीं चाहते हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा पहुंचे। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने एक बयान में कहा कि मुझे यह डर नहीं था कि मुझे कुछ हो जाएगा 12 डेज वॉर के दौरान, कि मुझे इजराइल मार देगा या कुछ कर देगा। मुझे यह डर था कि ईरान के सुप्रीम लीडर को कुछ ना हो जाए, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो ईरान के लोग, हम लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर देंगे और हाल ऐसा होगा कि हमें इजराइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें ख़त्म करने की। तो भाई यहाँ पर ईरान का जो राष्ट्रपति चूरन है, ये खुद ही इजराइल को ऑफर दे रहा है कि देखो भाई साहब, हमारी कमजोरी ईरान का सुप्रीम लीडर है, तो अगली बार उसे ही निशाना बनाना। ऐसी बातें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से कहनी नहीं चाहिए। यहीं तो ईरान जो है मार खाता है, कुछ कह दो तो बिलक जाते हैं। ईरान ने आधिकारिक तौर से वीडियो जारी किया है। ईरान के कमांडर जो हैं अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी पर पहुंचे हैं, यानी जो अंडरग्राउंड मिसाइलों का शहर ईरान ने बनाया है, एक ऐसे मिसाइल शहर में पहुंचे हैं। अंदर जो है आप हैरत करेंगे, मिसाइल के अंदर शहर में जमीन के नीचे भाई गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियों पर सवार होकर कमांडर ईरान का एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो एक तरह से ईरान ने यह दिखाया है कि उसकी अंडरग्राउंड फैसिलिटी काफ़ी मजबूत है और सही सलामत है। अमेरिका कभी कुछ बयान दे रहा है, कभी कुछ खुलासे कर रहा है, लेकिन ईरान ने ऑफिशियली बताया है कि हमने अपनी साइड से
अमेरिका को कोई ऑफर नहीं दिया है, बल्कि अमेरिका खुद एग्रीमेंट नहीं करना चाहता है और वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचना नहीं चाहता। अमेरिका ने यानी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने 54 ईरानियों को, जो अमेरिका में परमानेंट रहने का ख्वाब देख रहे थे और वो अमेरिका में रह रहे थे, 54 ईरानियों को जबरदस्ती ईरान डिपोर्ट कर दिया। उन 54 के 54 ईरानियों ने ट्रंप की सरकार के आगे भीख मांगी थी कि हमें डिपोर्ट मत कीजिए वरना ईरान में हमें जान का खतरा है। आप कुछ भी सोचिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन ईरान के लिए खतरा 24 घंटे है, क्योंकि अब खुलकर इजराइल ने कह दिया है कि हमारा मकसद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने से पहले, राष्ट्रपति पद से हटने से पहले ईरान में सत्ता पलट दी जाए। मिडिल ईस्ट डिटेल रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। पूरी दुनिया की सही जानकारी, मिडिल ईस्ट की आसान जबान में सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।